नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है संविधान की अनुसूचियां। समझना जरा, मूल रूप से मूल संविधान में टोटल 8 ही अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। मतलब कि जो भी अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं, 4 अनुसूचियां, वो संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई हैं। ठीक है ना। तो 12 अनुसूचियों को पूरी तरह हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। हालांकि ये 4 अनुसूचियां कौन कौन सी जोड़ी गई हैं और किन किन संविधान संशोधनों के माध्यम से उसको देख लेते हैं। 9वीं जो अनुसूची जोड़ी गई है, टोटल मूल रूप से तो 8 ही अनुसूचियां थी ना संविधान में, मूल संविधान में। जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है उसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, और जो 12वीं अनुसूची है वो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। सारी अनुसूचियों को पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। पिछला वाला क्लास जो बड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको जाकर के आप देखें, देन एक क्लास देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। आते हैं हम लोग पहली अनुसूची से, चीजों को स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम लोग अनुसूचियों को पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में, जितनी भी अनुसूचियां हैं सारे को डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहली अनुसूची में देखना जरा, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है। पूछेगा कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र किस अनुसूची से संबंधित हैं। ठीक है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची से संबंधित है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली अनुसूची देखते हैं पूरा क्या इसमें दिया गया है। पहली अनुसूची में आपको 2 पॉइंट याद रखना है। पहला है कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। समझना जरा, इतने समय वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये जो 28 राज्यों के नाम है ना, वो पहली अनुसूची में पूरी तरह जो है उल्लेखित हैं। और इनके न्यायिक क्षेत्र से आशय ये है कि हर राज्य क्षेत्र के भीतर जो है, हर राज्यों के भीतर एक हाई कोर्ट होता है, वही उनका न्यायिक क्षेत्र होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का कहाँ पे है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ऐसे पश्चिम बंगाल का कलकत्ता हाई कोर्ट। ऐसे आप महाराष्ट्र का देखेंगे तो मुंबई हाई कोर्ट। ठीक है ना। तो हर जो है राज्यों का अपना एक हाई कोर्ट होता है और उनका वो न्यायिक क्षेत्र होता है। तो ये पहला वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। दूसरा वाला पॉइंट क्या है कि संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। संघ राज्य क्षेत्रों के नाम मतलब कि जो 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, है ना, और लक्षद्वीप। तो यही सब सारे हैं ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब सारा, चंडीगढ़ भी है, तो ये सब सारा आप याद कर सकते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सीमाएं क्या क्या हैं। ठीक है। अब यहां पर देखना, ये पहली अनुसूची हमारी कंप्लीट हुई। दूसरी अनुसूची में क्या चीजें हैं, तो दूसरी अनुसूची में जो की पॉइंट हमको याद रखना है वो वेतन और भत्तों से संबंधित। यहां पे कह रहा है कि परिलब्धियों से संबंधित, परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और उनसे संबंधित प्रावधान। मेरे प्यारे भाई, कुछ ऐसे संवैधानिक पद हैं जिनके वेतन भत्ते और उनसे संबंधित विशेषाधिकारों इत्यादि के प्रावधान वो दूसरी अनुसूची से संबंधित हैं। तो हमारा जो की पॉइंट होगा वो वेतन भत्ता और विशेषाधिकार होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना जरा, किनके वेतन और भत्तों की बात की गई है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, ठीक है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कैग जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, इन लोगों के अगर हम वेतन भत्ते, विशेषाधिकार और इनसे संबंधित प्रावधान को देखें तो ये दूसरी अनुसूची से संबंधित हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना जरा तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में जो आपका की पॉइंट है वो शपथ है, प्रतिज्ञान है, ओथ है। मतलब कि विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है, इसका उल्लेख कहां पे किया गया है, तीसरी अनुसूची में। किन किन पदों का, तो जैसे संघ के मंत्री के द्वारा ली जाने वाली शपथ कहां पे उल्लेखित है, तीसरी अनुसूची में सारा कुछ जो है ड्राफ्ट दिया जाता है। राज्य के मंत्री के द्वारा ली जाने वाली शपथ, संसद सदस्यों के द्वारा, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश, कैग, तो इनके द्वारा ली जाने वाली जो शपथ का प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है। लेकिन आपको क्वेश्चन यहां से नहीं बल्कि क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से वे पद हैं जिनके जो है शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है या वर्णित नहीं है। तो 3 ऐसे पद हैं जिनका उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है शपथ का। एक राष्ट्रपति है, दूसरा उपराष्ट्रपति है और तीसरा जो है राज्यपाल है। तीनों पद आपको याद रखने हैं। तीसरी अनुसूची में इनके शपथ का प्रारूप का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है ना। आते हैं चौथी अनुसूची।
चौथी अनुसूची को डिस्कस करते हैं। चौथी अनुसूची में क्या की पॉइंट याद करना है? राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन। मेरे प्यारे भाई, राज्यसभा में टोटल इतने समय अधिकतम 250 सीट है, ठीक है ना। हालांकि 245 सीटों का आवंटन किया जाता है। जैसे ये आवंटन मतलब क्या होता है कि मेरे प्यारे भाई, जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें कितने कितने किन किन राज्यों में कितनी कितनी सीटें जो है दी जाएंगी राज्यसभा की, यही बात चौथी अनुसूची निर्धारित करता है, ठीक है ना। अब समझना जरा, जैसे 245 सीट है, इन 245 सीटों में जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीट, महाराष्ट्र में 19 सीट, तमिलनाडु में 18 सीट, पश्चिम बंगाल और बिहार में 16-16 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीट, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 11-11 सीट, असम, पंजाब, तेलंगाना में 7-7 सीट। पूर्वोत्तर भारत को अगर आप देखें तो केवल असम को छोड़ करके बाकी सब में जो है एक एक सीट है। गोवा में भी एक सीट है, क्योंकि असम को आपने यहाँ पे शामिल कर लिया है। देखिए, असम, पंजाब और तेलंगाना में कितनी कितनी सीटें हैं? 7-7 सीट है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़, हरियाणा में 5-5 सीटें हैं, उड़ीसा, राजस्थान में 10-10 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 3-3 सीटें हैं, केरल में 9 सीट है, ठीक है। अब अगर हम केंद्र शासित प्रदेश देखें तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 3 ही केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें हैं, और टोटल कितनी सीटें हैं? 8 ही सीट है। मतलब कि 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 8 ही सीट है, मतलब कि इसमें 3 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली में 3 सीट, पुदुचेरी में 1 सीट और आपका जम्मू कश्मीर में 4 सीट है। तो ये हमने समझा कि चौथी अनुसूची में क्या कुछ। अभी देखिए, आप किताब पढ़ोगे ना तो किताब में केवल यही पॉइंट आपको समझा देगा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन या बंटवारा या वर्गीकरण, तो यही आपको पढ़ना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा डिटेलिंग कर लो ना, ताकि आपको क्वेश्चन अगर पूछे कि किन राज्यों में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, वो भी आपका तैयार रहे। तो कॉन्सेप्चुअलिटी थोड़ा सा लाइए। आते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं पांचवी अनुसूची। बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इतने समय जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं ना, तो उन पर काफी ज्यादा अधिक्रमण वगैरह हो रहा है। तो ऐसे में पांचवी छठी अनुसूची काफी इंपॉर्टेंस हो जाती है इसकी, ठीक है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है उसको सुनना जरा। तो इसमें जो की पॉइंट है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। आप किताबों में केवल इतना पढ़ोगे, लेकिन जब मास्टर पढ़ा रहा है तो पूरा डिटेल्स कर दे, वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब समझना जरा यहाँ पे कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध कितना की कहाँ पे किया गया है? पांचवी अनुसूची में। कैसे? संविधान के भाग 10। अब देखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि संविधान के किस भाग में जो है अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख है, ठीक है। तो संविधान के भाग 10 अनुच्छेद 244, इसको याद रखना है। तो भाग 10 अनुच्छेद 244 में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसे अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र नामित किया जाता है ना। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, इन क्षेत्रों में आदिवासी निवास करते हैं जिनके सामाजिक आर्थिक विकास एवं सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए पांचवी अनुसूची का प्रावधान किया गया। तो मेरे प्यारे भाई, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इनके कल्चरल जो है सिक्योरिटी के लिए पांचवी अनुसूची का प्रावधान किया गया है। किनके? आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखना जरा, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करता है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एसटी क्षेत्र होते हैं उसकी घोषणा कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति को ये अधिकार है, ठीक है ना। हालांकि राज्यपाल से परामर्श करके राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है कि वो एसटी क्षेत्र की घोषणा कर सकते हैं। केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्तियां कैसे इस पर इंप्लीमेंट होती हैं, इसको जरा सुनना। कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू ना करे। ध्यान से एकदम सुनिए, यहां पे कहना चाह रहा है कि राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि चाहे वो संसद या राज्य विधानमंडल कोई भी कानून बनाए, उसको लागू नहीं कर सकता है या कुछ संशोधनों के साथ लागू कर सकता है, ठीक है ना। राज्यपाल प्रशासन संबंधी रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को देगा, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब यहां पर एक पॉइंट है कि जनजातीय सलाहकार परिषद बनाई जाती है। कुल कितने सदस्य इसमें होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि इन 20 सदस्यों में से 3/4 सदस्य, मतलब कि टोटल 15 सदस्य आएंगे, है ना। तो ये 15 जो सदस्य होंगे, ये 15 सदस्य उस राज्य की विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व अनिवार्य हो जाता है। जैसे पढ़ के सुना देते हैं कि कुल 20 सदस्य होते हैं, इसमें से 3/4 मतलब 15 सदस्य का राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों के का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब जो है क्लियर कट हो गया होगा। आते हैं छठी अनुसूची पे। लोग समझते हैं छठी अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से क्वेश्चन आते हैं। समझना जरा, वही अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के जो है प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में यहां पर भी उपबंध है, बशर्ते यहां पर 4 राज्यों को स्पेशल तौर पे शामिल कर लिया जाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य
छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। मेरे प्यारे भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब यहां पर समझना जरा, एक जो है जो इनका क्षेत्र होता है, जैसे ये जो है आदिवासी क्षेत्र है, अब क्या किया जाएगा इन्हीं राज्यों को लेकर के, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अगर यहां पर कोई जो है आदिवासी क्षेत्र है तो स्वशासी जिला की स्थापना यहां पर जो है किया जाता है। स्वशासी जिला, जैसे कोई भी क्षेत्र होगा तो उनको जो है स्वशासी जिला घोषित किया जाएगा। और ये जो है स्थापना करने का अधिकार, स्वशासी जिला की स्थापना करने का अधिकार किसका होगा? राज्यपाल का होगा। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। वो 5वीं अनुसूची में आपने देखा ही, ठीक है। अब समझना जरा, स्वशासी जिला में जिला परिषद एक होगी। अब यहां पर समझना जरा, जैसे यहां पर एक जो है क्षेत्र देखा गया जहां पर एसटी क्षेत्र है, जनजातियां यहां पर निवास करती हैं, उसको स्वशासी जिला घोषित कर दिया गया। अब क्या किया जाएगा कि जैसे ये है ना स्वशासी जिला, अब इसमें जो है इसी स्वशासी जिलों को जो है कई पार्ट में डिवाइड करके जो है जिला परिषद बनाई जाती है। और जिला परिषद में ही कई जो है टुकड़े करके जो है प्रादेशिक परिषद बनाई जाती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि स्वशासी जिला में जिला परिषद होगी, जिसमें कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्य होंगे। मतलब कि जिला परिषद में टोटल जो है 30 सदस्य होते हैं। और इसमें जो 26 का चुनाव होगा ये वयस्क मताधिकार पर होगा और ये 5 वर्षों के लिए होते हैं। जबकि जो 4 सदस्य होते हैं इनको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। मतलब ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो 26 4 30 सदस्य, ठीक है ना। कहां से हो रहे हैं? जिला परिषद से हो रहे हैं। अब समझना जरा, मैंने कहा कि साहब एक जो है ऐसा क्षेत्र जहां पर आदिवासी निवास करते हैं, जनजाति निवास करते हैं, उसको हमने स्वशासी जिला घोषित किया, स्वशासी जिला। अब स्वशासी जिला में जो है कई क्षेत्र हमने बना दिया, जो है छोटा छोटा बांट करके जिला परिषद, ठीक है। और इसी जिला परिषद से 30 सदस्य मिल करके जो है आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखना, अब जिला परिषद को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में जब बांटेंगे तो वो जो है प्रादेशिक परिषद बनेगी। जिला परिषद क्या काम करती है कि प्राथमिक विद्यालय, चिकित्सालय, मत्स्य जो क्षेत्र होता है, बाजार वगैरह, इसकी व्यवस्था करती है जिला परिषद, ठीक है। और यहां पर ये अपने अधीन क्षेत्रों में ग्राम परिषद तथा न्यायालयों का गठन करते हैं। कौन? ये प्रादेशिक परिषद। और प्लस क्या करते हैं कि भू राजस्व का जो है आकलन व संग्रहण करने का इनका अधिकार होता है, प्रादेशिक परिषद और जिला परिषद का। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है कि संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून क्या जो है स्वशासी जिले में लागू होता है? तो जवाब होगा नहीं लागू होता है, ठीक है ना। जवाब होगा नहीं लागू होता है। हाँ, कुछ बहुत जान लीजिए कि कंडीशंस के आधार पर जा करके राज्यपाल उसको तोड़ मरोड़ करके या संशोधित करके जो इनके हित में हो तभी लागू कर सकता, नहीं तो वरन लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका 6ठी अनुसूची होगा। आते हैं 7वीं अनुसूची पे। अब हम लोग 7वीं अनुसूची को देखने वाले हैं। 7वीं अनुसूची जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है ना। तो कभी कभी पूछता है कि शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं अनुसूची। विषयों का बंटवारा किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं अनुसूची। कैसे? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहां पर समझना जरा, केंद्र सूची के रूप में कुछ विषय दिए गए हैं, कुछ राज्य सूची के रूप में दिए गए हैं, कुछ समवर्ती सूची के रूप में दिए गए हैं। जो केंद्र सूची में इतने समय जो विषय हैं, मूल रूप से तो 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ऐसे ही राज्य सूची के जो विषय हैं, मूल रूप से 66 विषय हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य का विधानसभा कानून बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 52 विषय है। यहां पर एक चीज अगर आप देखते होंगे, अच्छा, यहां पर समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। हालांकि अगर दोनों के द्वारा एक ही विषय पर कानून बना दिया जाए, अगर उस स्थिति में टकराहट उत्पन्न हो जाए केंद्र और राज्य के कानूनों में, तो केंद्र का कानून मान्य होता है या हावी होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर मेरा क्या कहना है। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया कि जो आपकी राज्य सूची है इसमें 66 विषय पहले था, अब घट करके 61 विषय हो गया है। कितना विषय घटा है? 5 विषय। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 52। कितना विषय बढ़ा है? 5 विषय। तो यही राज्य सूचिया वाला विषय है ना, आकर के जो है समवर्ती सूची में एड ऑन हो गया है, ठीक है। अब देखिए जरा, बार बार यही पूछता है कि जो 5 विषय यहां से ट्रांसफर कर राज्य सूची से ट्रांसफर होकर के समवर्ती सूची में आया है, वो कौन से विषय हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़े गए? तो बार बार पूछता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 5 समवर्ती सूची में जो है विषय जोड़े गए। यही विषय आपको याद रखना है। कौन कौन से? वन,
वन्य जीव एवं पंछियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन, मापतौल और शिक्षा। मेरे प्यारे भाई एक बार और देखिए, वन्य जीव एवं पंछियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन, मापतौल और शिक्षा। ये 5 विषय आपको जबान पे याद होना चाहिए। फिर यहां पर देखिए, मान लीजिए कि कोई ऐसा विषय आ जाए जो ना तो केंद्र सूची में हो, ना तो राज्य सूची में हो, ना तो समवर्ती सूची में हो, तो उस विषय को हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो होगा वो केंद्र को होगा, संसद को होगा। अगर मैं कहूं कि ये प्रावधान कहां से लिया गया कि केंद्र ही कानून बनाएगा, तो वो कनाडा से लिया गया। ये एक बार कोई एसआई का पेपर था, शायद उसमें पूछा गया था। खैर, ये एसआई का मैंने डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। हालांकि एसआई वालों को लगता है कि नहीं मेरे लिए इतनी गहराई चाहिए तो वो पढ़ सकते हैं, बाकी ये सिविल सर्विसेज के लिए है, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट, आते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, इसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है जो संविधान में उल्लेखित है। तो पूछता है कि 22 भाषाओं का या भाषाओं का जिक्र किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। अब समझना जरा कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। तो मतलब कि मूल संविधान में कितने भाषाओं का जिक्र है, 14 भाषाओं का। तो ऐसे प्रतीत होता है कि जो 8 भाषाएं हैं ये संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई होंगी, बिल्कुल जोड़ी गई हैं। तो सारा कुछ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर समझना जरा कि जो 14 भाषाएं हैं वे कौन सी भाषाएं हैं, फिर हम संविधान संशोधनों के माध्यम से 8 भाषाएं और देख लेंगे और कुछ सांस्कृतिक भाषा देख लेंगे। यहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर अब देखिए आप कि कह रहा है कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, जिसे अब ओडिया कह दिया गया है, ठीक है ना, पंजाबी, असमिया, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, ठीक है। ये 14 भाषाएं हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई 8 भाषाएं हैं जो संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई हैं। कौन कौन से संविधान संशोधनों के माध्यम से, ये बार बार पूछता है। तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम है सिंधी। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। अब समझना जरा, यहां पर अब आपका 8वीं अनुसूची खत्म हो गया। कुछ जो है सांस्कृतिक भाषाएं होती हैं। सांस्कृतिक भाषाएं वे भाषाएं होती हैं जिनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है, जिनका कल्चरल इंपॉर्टेंस मतलब सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक महत्व होता है। ऐसी भाषाएं सांस्कृतिक भाषाएं कहलाती हैं। तो इतने समय मैं करंट के साथ अपडेट करके बता रहा हूं, टोटल 11 भाषाएं हैं, ठीक है। इसमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये पाली और प्राकृत 2 ऐसी भाषा है जो 22 भाषाओं में इनका जिक्र नहीं है। बाकी टोटल जो 9 भाषाएं हैं, सारी 9 भाषाएं इसमें मिलती हैं। तो हो सकता क्वेश्चन बना दे कि निम्नलिखित में से कौन सी सांस्कृतिक भाषाएं 22 भाषाओं में जो है या 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सारा कुछ क्वेश्चन अब हो जाएगा। आते हैं अब हम लोग संविधान संशोधनों के माध्यम से जो भी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, सारे को डिटेल से पढ़ लेते हैं। आती है 9वीं अनुसूची। देखिए 8 जो है अनुसूचियां मूल रूप से संविधान में थी, लेकिन 9वीं अनुसूची से 10वीं, 11वीं, 12वीं ये 4 अनुसूचियां संविधान संशोधनों के माध्यम से ऐड ऑन की गई हैं। तो यहां पर जोड़ा गया कैसे, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया और इतने समय जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब थे। तो आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया कि पहली अनुसूची के समय कौन देश के प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि इसमें भाषा क्या है, जैसे अपने 8वीं अनुसूची पढ़ा तो उसमें पढ़ा कि हाँ इसमें 22 भाषाओं का जिक्र है, वैसे 9वीं अनुसूची में क्या भाषा है। तो इसमें जो भाषा है विषय होगी, इसमें जो विषय होगा वो भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन, इसका की पॉइंट है। तो अगर कोई पूछे कि भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन किससे संबंधित है, किस अनुसूची से, तो 9वीं अनुसूची से, ठीक है ना। अब समझना जरा, से संबंधित जो भी कानून बनाया जाएगा वो 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। 9वीं अनुसूची में शामिल कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। एक बार थोड़ा सा हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, यहां पर समझना जरा। अभी आपके पास जो है जो मूल संविधान था उसमें संपत्ति का अधिकार एक जो है फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार था, ठीक है ना। अब समस्या क्या थी, खैर इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको समाप्त किया गया। लेकिन संपत्ति का अधिकार पर अगर या मूल अधिकार पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप होता है तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के सहारे सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के सहारे वो हाई कोर्ट जा सकता है। यही चीजें जो है भू सुधार के समय हुआ। जब देश आजाद हुआ तो बड़े बड़े भू माफिया जिनके पास हजारों बीघा जमीन थी, उनकी जब जमीनें ले करके जो है दूसरों को जमीनें देने का प्रयास किया गया, जिनके पास जमीनें नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि वह जो है संपत्ति का अधिकार का दावा ठोक करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने लगे। तो ऐसे में भू सुधार बाधित हो गया।
तो कहा गया, सारे राज्य इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि महोदय एक काम आप करिए, एक जो है संविधान संशोधन कर दीजिए और संविधान संशोधन कर करके जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा ही बंद कर दीजिए। तो वही किया गया कि भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान किया गया 9वीं अनुसूची में, और कहा गया कि जो भी प्रावधान जो है संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जाएगा भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन संबंधित, वो जो है 9वीं अनुसूची में शामिल होगा। और 9वीं अनुसूची में जो भी कानून शामिल होगा, विधि शामिल होगी, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहां तक उम्मीद है कि आपका कंप्लीट हुआ होगा। अब समझना जरा कि यहां पर एक चीज है कि एक केस आता है IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु का केस 2007 में। ये बड़ा लैंडमार्क डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हमारी न्यायिक समीक्षा एक जो है मूल ढांचा है, संविधान का मूल ढांचा है, ठीक है ना। जब आप मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला 1980 में आया था उसको पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट का जो है एक जो है फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट का राइट है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये मूल ढांचा भी है। तो ऐसे में 9वीं अनुसूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं, ठीक है। मतलब कि अब जो है कोई अगर 9वीं अनुसूची में कानून डाला गया है 9वीं अनुसूची से संबंधित भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन को लेकर के, तो ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अब जा सकते हैं न्यायिक समीक्षा के लिए, ठीक है। यहां पर कहा गया 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जो भी कानून शामिल किए गए हैं सभी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ 9वीं अनुसूची में आपका कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून। हम लोग 10वीं अनुसूची देखते हैं। कैसे जोड़ा गया 10वीं अनुसूची को, किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया। इसका विषय क्या है? तो दल बदल कानून है। देखिए, राजनीतिक स्थिरता को कायम करने और दलीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए ये दल बदल कानून लाया गया। अब देखिए समस्या क्या है ना, कि समस्या यही थी कि 1985 से पहले कोई भी जो MP था, MLA था, ये क्या करते थे कि पैसे के चक्कर में जो है दूसरी राजनीतिक पार्टियों को ज्वाइन कर लेते थे और ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती थी। मान लीजिए कि जो है 273 जो है सीट चाहिए लोकसभा में सरकार बनाने के लिए। अब विपक्ष ने क्या किया कि इसकी सीटों को खरीद लिया। अब यहाँ के 5 सांसद आ गए जो है कांग्रेस में, ये बीजेपी की सरकार मान लीजिए है, कांग्रेस में आ गए, तो सरकार गिर गई ना। और सरकार गिर गई तो इससे लोकतंत्र तो प्रभावित होगा ही, साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। तो एक ठो गयाराम थे, उनका नाम था गयाराम था उनका नाम, हरियाणा के जो है MLA थे। उन्होंने मतलब कि एक दिन में 5 पार्टी बदली और 5 पार्टी बदलने के कारण जो है देखा गया कि बार बार जो है MP MLA की खरीद फरोख्त वगैरह हो रही है, पार्टियां गिर रही है, राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, राजनीतिक अस्थिरता, लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रावधान किया गया कि एक काम करिए, अब जो है 10वीं अनुसूची जोड़िए। और 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया। प्रावधान किया गया दल बदल कानून, मतलब कि अगर आप दल को बदलते हैं तो आपकी जो है सदस्यता समाप्त हो सकती है, ठीक है ना। ये जो है दल बदल कानून किस पर लागू होगा, आप समझना जरा। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि किस पर यह लागू होगा। पहले, एक दल से दूसरे दल में जाने पर, मतलब कि बीजेपी से जैसे आप कांग्रेस में जाएंगे, हाँ, आप चुनने के बाद ही ये लागू होगा। ये नहीं कि मतलब कि जो है आप चुने ही नहीं गए हैं, MP है ही नहीं, उसके बाद ये लागू होगा, नहीं। MP बनने के बाद, MLA बनने के बाद, ऐसा है इसमें सिस्टम, ठीक है ना। तो मतलब कि एक दल से दूसरे दल को ज्वाइन, बीजेपी से आप कांग्रेस में गए या कांग्रेस से बीजेपी या किसी पार्टी को ज्वाइन आपने किया, आपकी सदस्यता समाप्त होगी। निर्दलीय आप सदस्य हैं, मतलब कि बिना किसी पार्टी के जो है टिकट के चुनाव लड़े हैं और आपने जीत लिया, फिर आपने क्या किया कि बीजेपी या कांग्रेस या किसी जो है राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लिया, सदस्यता समाप्त। फिर मनोनयन सदस्य, जो मनोनयन सदस्य होते जैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है 2 लोकसभा में, खैर अब ये जो है एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया, राज्यसभा में 12 जो है सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, 4 जो है क्षेत्रों से, कला, साहित्य, समाज सेवा और कोई एक क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ये जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि जो भी मनोनीत सदस्य हैं, ये 6 माह के बाद दूसरे दल को जो है सदस्यता लेने पर, मतलब कि 6 माह के अंदर अंदर ले लेते हैं तो ठीक है, 6 माह के बाद अगर दूसरे दल की सदस्यता लेते हैं तो भी इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दल के निर्णय, जैसे हर दलों के जो है, हर राजनीतिक दलों के, जैसे कांग्रेस के भी एक व्हिप होंगे और बीजेपी के भी व्हीपर होते हैं, ऐसे कोई भी पार्टी होगी उसके व्हीपर होते हैं। जो व्हीपर होता है वो कहता है कि जो है यही आपको बात बोलनी है, सारे राजनीतिक दलों के जो है नेता वही बात बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि बीजेपी वाला कहेगा व्हीपर कि देखिए हमारे जो ये विधेयक लाया जा रहा है इसी के पक्ष में वोट करना है, सारे लोग वही बात बोलेंगे, वही पक्ष में वोट करेंगे। तो मतलब कि राजनीतिक दल के निर्णय के विपरीत अगर आप मतदान करते हैं ना तो भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है।
दल के आह्वान पर उपस्थित ना होने पर, मतलब कि पूर्व सूचना आप अगर नहीं देते हैं तो भी आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। अब समझना जरा ये पावर किसको दी जाती है। पावर जो है लोकसभा में लोकसभा स्पीकर को, राज्यसभा में सभापति महोदय को और विधानसभा में अध्यक्ष को दी जाती है। ये इनके पास पावर है कि ये जो है लोकसभा के सदस्य अगर होंगे, ऐसा काम करते हैं कोई, तो वो जो है स्पीकर सदस्यता समाप्त कर सकता है। राज्यसभा में सभापति और विधानसभा में अध्यक्ष, ठीक है ना। अच्छा, एक प्रावधान किया गया था, इसको न्यायिक क्षेत्र से बाहर रखा गया था, लेकिन अब बात वही हुई। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला आता है 1980 में, और कहा जाता है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है एक फंडामेंटल राइट है ना, मतलब कि मूल ढांचा है। तो ऐसे में आप जो है न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं कर सकते हैं किसी चीज को। हिकोतो होलोहान केस आया 1992 में, और कहा गया कि न्यायिक समीक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जो है बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, तो इसको जो है आप बाहर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो भी कार्य किया जाएगा लोकसभा स्पीकर के द्वारा, सभापति और अध्यक्ष के द्वारा, उसको जो है उसकी जांच या न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यहां पर देखना जरा एक अपवाद है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया और कहा गया कि मान लीजिए कि कोई राजनीतिक दल है, जैसे कि हमने बनाया कोई सत्ता दल बनाया। सत्ता दल में हमारे जो है कितने सदस्य, मान लीजिए कि जो है 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि दो तिहाई 3 चौक 12 4 दूनी 8, अगर 8 सदस्य क्या किए कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तो उनकी जो है सदस्यता नहीं समाप्त होगी। यहां पर सीधा सा कहना ये है कि किसी दल के 2/3 सदस्य जब एक साथ जो है किसी राजनीतिक दल को जो है सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं समाप्त होती है, ठीक है ना। तो ये जो है हमने पूरा 10वीं अनुसूची डिस्कस किया। आते हैं 11वीं 12वीं। देखिए जरा 11वीं और 12वीं। जो 11वीं अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई। इसका जो विषय है पंचायती राज, ग्रामीण प्रशासन या स्थानीय प्रशासन जो हम लोग पढ़ते हैं, पंचायती राज सिस्टम, वो उसका लेकर के। इसमें टोटल 29 विषय हैं, तो ये पूरा तो डिटेल से 2-3 दिन क्लास चलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही 12वीं जो अनुसूची जोड़ी गई ये शहरी प्रशासन संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया और इसका विषय क्या है, नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां, शहरी प्रशासन संबंधित है। और इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। तो ये आपकी टोटल 12 अनुसूचियां हुई और 12 अनुसूचियों को हमने पूरा डिटेल से डिस्कस किया। किसी प्रकार का अब क्वेश्चन करने में आपको तकलीफ, समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको जो है सारी चीज़ें अब कंफर्म हो गई होंगी, और मैं आपसे अपेक्षा ये भी करता हूं कि आप जो है नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। नोट्स बनाएंगे, वो आपका कंटेंट होगा, आपकी बुक होगी, आपकी भाषा होगी, आपके कॉन्सेप्ट होंगे, उस पर आपकी पकड़ होगी। तो मेरे प्यारे भाई, मैं पागल नहीं हूं कि जो नोट्स बना करके आपको पढ़ा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं मुझसे ज़्यादा बेहतर आप मेहनत करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं कल प्रियम्बल के साथ, प्रस्तावना के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।